नमस्कार सौदा में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम प्री ओपनिंग सेशन देखें, इस बीच अब दिसंबर महीने की बजाज ऑटो की कुल बिक्री के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। 2,89,000 गाड़ियां बेची है बजाज ऑटो ने दिसंबर के महीने में। हम आपके सामने कंपैरिजन लाएंगे कुछ ही क्षणों में कि किस तरह की ग्रोथ रही है। एक्सपोर्ट में कमी जरूर आई है, 12% के आसपास की 1,45,000 गाड़ियां वहां पर बजाज ऑटो ने बेची, 1,45,000 गाड़ियां। और कुल मिलाकर जो बिक्री आई है उसमें कोई बदलाव नहीं, जस्ट की तस। तो ये इंटरेस्टिंग है, जहां 5% की गिरावट हीरो मोटोकॉर्प ने दिखाई, 4% की बढ़त टीवीएस मोटर्स ने दिखाई, वहीं बजाज ऑटो एकदम बीचों बीच, न बढ़त न गिरावट, उतनी ही गाड़ियां बेची है। 2,90,000 यूनिट्स की गाड़ियां बेची है दिसंबर के महीने में। बिल्कुल, लेकिन एक्सपोर्ट्स में 12% का जो फॉल दिखने को मिला है, आप इसे किस तरह से देखेंगे विजय? 12% एक्सपोर्ट घटा है और एक्सपोर्ट, जैसा कि हम आपको कुछ देर पहले भी कह रहे थे कि 50% जो कंट्रीब्यूशन है और 20% जो मार्जिन हैं वो वहीं से आते हैं। कैसे रिएक्ट कर सकता है ये शेयर आज? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि नंबर्स से मैं को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला कि डोमेस्टिक सेल्स जस्ट की तरह से, और वहाँ जहां एक्सपोर्ट्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा शायद हरे निशान में रह सकता है, तो वहाँ पे एक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है। मैंने जैसे पहले बोला, संभवतः यहाँ पे एक नीजक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। 2450-60 तक ये स्टॉक जा सकता है और यहाँ से 50-60 रुपए की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चलिए, हमारे बाकी एक्सपर्ट से भी राय लेंगे बजाज ऑटो को कैसे ट्रेड किया जाए, लेकिन उससे पहले चूंकि प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होने वाली है, एक बार चलते हैं सीधे बाजार की तरफ और देख लेते हैं कि किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन से। अब से कुछ ही सेकंड्स में आपको टिक्स आती हुई दिखेगी। एशिया बाजार में गिरावट काफी तेज है, हालांकि एसजेएक्स निफ्टी उतनी कमजोरी नहीं दिखा रहा, महज 30-35 अंक नीचे। तो देखना होगा क्या भारतीय बाजार 7,900 को होल्ड कर पाते हैं। पहली टिक 45 अंक नीचे आती हुई निफ्टी पर और सेंसेक्स 35 अंक नीचे नजर आएगा आपको। कमजोर क्या है वो देख लिया जाए। हीरो मोटोकॉर्प 4% कमजोर, खराब मंथली सेल्स आंकड़ों के बाद एनटीपीसी में 3% का नुकसान। रिलायंस 2.5% कमजोर खुलता हुआ दिखा है प्री ओपनिंग सेशन में। इस वक्त मजबूत क्या है, एक्सेल टेक 1.5% के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ, तो कोई बड़े उछाल या गिरावट के संकेत इस वक्त नहीं दिख रहे। लुपिन 9% नीचे नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पर और हीरो मोटोकॉर्प में 6% के आसपास की कमजोरी। आइए, रुपए की शुरुआत हो चुकी है, नजर डालने थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। 12 पैसे कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है। रुपया 66 रुपए 25 पैसे का लेवल इस वक्त करेंसी मार्केट में आपको दिखेगा। तो मामूली कमजोरी यहां पर रुपए में होती हुई दिख रही है। बजाज ऑटो की हम बात कर रहे थे, देख लेते हैं बजाज ऑटो पर किस तरह की टिक्स शुरुआती कारोबार में आती हुई दिख रही है। और आप देख सकते हैं लगभग 5% के आसपास का नुकसान है। आप कैसे ट्रेड करेंगे बजाज ऑटो को, गौरव? देखिए, मेरे हिसाब से 2550 का काफी अच्छा हर्डल वगैरह है, तो इसी को आप स्टॉप लॉस लगा के एक बार शॉर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। जो मैं प्रीवियस क्लोज के हिसाब से कहूं तो मैं 25-20 के अराउंड क्लोज हुआ है, तो आप ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत रखिए, क्योंकि बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है कि नंबर जो आंकड़े वगैरह है उसको किस तरह से मार्केट लेगा। लेकिन हाँ, 2050 का एक डेटा के हिसाब से रेजिस्टेंस है, तो आप सेल कर सकते हैं और इसमें आप एक तकरीबन 2460 तक के लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा आप आज देखिए, जैकॉब जैसी कंपनियों के लिए अच्छा दिन हो सकता है। 2% की उछाल के साथ खुलने के संकेत इस शेयर से मिल रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा 9-10% के उछाल के साथ खुलेगा। एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ 10,000 करोड़ रुपए का टनल बनाने का जम्मू कश्मीर से, तो ये वो ऐसा स्टॉक है आईआरबी इंफ्रा का जो अच्छी खासी मजबूती के साथ आज ओपन हो सकता है। और इसके चलते काफी सारी रोड कंपनियों के शेयरों पर भी नजर रखिएगा, यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। प्री ओपनिंग सेशन में ये सारे के सारे शेयर अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए। इसके अलावा रुपए में जो थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिल रही है, उससे शायद आज आईटी कंपनियां या फिर फार्मा कंपनियां फोकस में रह सकती हैं। हमने देखा है कि चाइना का जो युआन है वो 2011 अप्रैल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और रुपए ने भी देखिए आप थोड़ी नरमी के साथ आज ओपनिंग दी है, तो आईटी कंपनियों के शेयरों पर भी आज नजर होगी सबकी। बिल्कुल, तो आईटी कंपनियों पर भी एक राय हम ले लें गौरव से। अगर गौरव, आपको कहीं मौका दिखता है तेजी या मंदी करने का आईटी कंपनियों में? मैं मंदी की राय दूंगा एचसीएल टेक वगैरह में, क्योंकि काफी वीक लग रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, थोड़े बहुत ट्रेडिंग शॉर्ट्स वगैरह भी आ रहे हैं। 865, 870 काफी एक बड़ा
रेजिस्टेंस उभरते हुए आ रहे हैं। मेरा मानना है कि इस बार शायद एक बार ये फिर 800 तक के लेवल से एक बार टेस्ट कर सकते हैं। 800 के नीचे ये स्टॉक और ज्यादा मतलब काफी ज्यादा वीक हो सकता है। दूसरा होगा टेक महिंद्रा। ये लेवल्स पर तो सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ 515 के नीचे अगर जा रहा है तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। 515 के नीचे गया तो मैं एग्रेसिवली शॉर्ट की सलाह दूंगा। मैं आपको चाहिए तो आप 522 का 523 का आप 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 30 रुपए तक उसमें लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। काफी सारे शॉर्ट्स बन रहे हैं सिस्टम पे, लेकिन स्टॉक में उतनी गिरावट आ नहीं रही है। 515 के नीचे काफी वीक लग रहा है। इन्फोसिस की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स पर नहीं, लेकिन हाँ अगर 1110 बार अगर सस्टेन कर रहा है तो मैं 1150 1160 के लिए ट्रेड करूंगा 1085 तक के स्टॉप लॉस रखिए। हीरो मोटोकॉर्प को आप किस तरह से ट्रेड करेंगे? प्री ओपनिंग सेशन में 2% कमजोर है, 5% जो है बिक्री का आंकड़ा कमजोर आया। आज इस शेयर पर भी नजर रहेगी। गौरव, कैसे लग रहे हैं इसके डेटा पहले के बने हुए? ये पहले तो काफी अच्छे लग रहे थे, थोड़े बहुत लॉन्ग्स बने थे, ब्रेकआउट वगैरह भी दिख रहा था, लेकिन अभी वहां से फिर से नीचे आ रहा है, रिट्रेस कर रहा था। मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये 2630 तक के लेवल से एक बार फिर से एक बार दिखा सकता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ओपनिंग में ट्रेड नहीं बनेगा, तो मैं लॉन्ग या शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा। अगर एक फ्लैट खुलता तो मैं शायद बोल भी था कि हाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल्स पे ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ओके। और इस बीच आशीष फिर आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में मालामाल करने वाला जैकपॉट शेयर लेकर। देख लेते हैं कौन सा स्टॉक आज आशीष ने चुना है। आशीष बताइए कौन सी कंपनी है आज आपके रडार पर और क्यों चुनी है इसे आपने? कॉस्मो फिल्म्स आज हमारे रडार पे। ध्यान रखें, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के कामकाज में एक कंपनी, इनफैक्ट वन ऑफ द लीडिंग सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है ग्लोबल लैंडस्केप में। ये कंपनी बीओपीपी फिल्म्स प्रोवाइड करती है पैकेजिंग, लेबलिंग, लैमिनेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। इनफैक्ट दुनिया भर में जो बड़े बड़े हाउस होल्ड ब्रांड्स आप सुनते हैं उनके पीछे, पैकेजिंग के पीछे यही कंपनी कॉस्मो फिल्म्स आपको नजर आएगी। तो सिप्ला, कोलगेट, कैडबरी से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया तक, पाले, मास, परफटी से लेकर आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स तक, ब्रिटानिया, यूनिलीवर से लेकर नेस्ले, पेप्सी तक, ये तमाम कंपनीज हैं जो इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में शुमार हैं। ना सिर्फ ये, थर्मल लैमिनेशंस के कारोबार में तो ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी प्लेयर है। 1981 में इस कंपनी ने अपनी पहली प्रोडक्शन लाइन के साथ शुरुआत करी थी औरंगाबाद में, और उसके बाद मुड़ के पीछे कभी नहीं देखा। इंडिया में, यूएस में कंपनीज एक्वायर करी इस कंपनी ने लगातार। इस कंपनी ने इस बीच दक्षिण कोरिया में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। तो आज इस कंपनी के पास भारत में, औरंगाबाद और बड़ौदा में, इसके अलावा यूएस में और साउथ कोरिया में मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं हैं। 100 से ज्यादा देश हैं ग्लोबली जहां पे इस कंपनी के क्लाइंट्स आपको मौजूद नजर आएंगे। भारत में ही ले लीजिए, जो बीओपीपी फिल्म्स की इंडस्ट्री है, जीडीपी से ऑलमोस्ट 2 गुने के आसपास बढ़त दिखा रही है। और इसीलिए, क्योंकि पैकेजिंग में कहा जा रहा है इमेंस आगे स्कोप है, ये कंपनी अपनी क्षमता बढ़ा रही है 60,000 टन पर एनम के आसपास। इस समय आज इस कंपनी के पास 1,36,000 टन पर एनम है, जिसके लिए कुल निवेश इसने अब तक 900 करोड़ रुपए का करा है। अब इस कंपनी का अगले 1 साल में कुल क्षमता 2 लाख टन पर एनम हो जाएगी, कुल लागत 1100 करोड़ रुपए के आसपास की, यानी कि ऑलमोस्ट 40-50% कैपेसिटी केवल 200 करोड़ रुपए में कंपनी बढ़ाती हुई नजर आएगी। कहा जा रहा है जो नई लाइंस आने वाली हैं दुनिया में सबसे चीपेस्ट होंगी। इनफैक्ट चाइनीज कंपनीज के कंपैरिजन में भी कहीं सस्ती नई प्रोडक्शन लाइंस आने वाली हैं। इस कंपनी के मार्जिन और मुनाफे में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। एक तो सबसे बड़ी बात कि एक कंपनियां कच्चे तेल के प्रॉक्सी होती हैं तो उसका फायदा मिलता है, पर इस कंपनी के साथ सिर्फ कच्चे तेल का प्ले नहीं है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट मिक्स है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ लगातार बढ़ रहा है। बिक्री का 25% पहले आता था, आज 40% आ रहा है। इनफैक्ट इस कंपनी के जो वेरिएबल कॉस्ट हैं 20 से 25 करोड़ रुपए सालाना कम होती हुई आपको नजर आएंगी। इस कंपनी की जो यूएस एक्विजिशन था वो टर्न अराउंड हो गया है, तो अब कंसोलिडेटेड नंबर्स में उसका फायदा मिलेगा। फाइनेंस कॉस्ट कम हो रही है, जो तमाम जो रिसीवेबल्स के डेज हैं 45 दिन से घटकर 30 दिन के आसपास हो गए हैं। एसईसी का प्लान शुरू होने वाला है, तो वहां से इस कंपनी को फायदा मिलने वाला है। और जैसे मैंने कहा, नया केपेक्स वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट होगा, तो तमाम रिटर्न रेशियोज में इंप्रूवमेंट होगा। ये कंपनी धीरे धीरे कमोडिटी से एक वैल्यू एडेड प्ले की तरफ मूव कर रही है। इनफैक्ट इस कंपनी के नंबर्स इसका विटनेस हैं। Q2 में जो लास्ट क्वार्टर था, मुनाफे में 303% का जंप था। पूरी छमाई को पिछली छमाई से कंपेयर करेंगे, 250% मुनाफा बढ़ा था। इस छमाई में 43 करोड़ रुपीस का मुनाफा, बीते पूरे साल में 40 करोड़ रुपए का मुनाफा कर रहा था। तो उस लिहाज से तो ये कंपनी इस साल ऑल सेट है, ऑलमोस्ट दुगना मुनाफा क्लॉक करेगी। एनालाइज कर लें इस 6 महीने के मुनाफे को, तो एक कंपनी महज 5-6 के पी मल्टीपल पे FY16 एनालाइज की मैं बात कर रहा हूं, FY17 की बात नहीं
कर रहा हूं। प्रमोटर्स, इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट लगातार बाजार से स्टेक एक्वायर कर रहे हैं। प्रमोटर्स ने तो ऑलमोस्ट 0.67% स्टेक बीते सितंबर क्वार्टर में बढ़ाया है। फंड रेजिंग करने वाली है 100 करोड़ रुपए के आसपास की। और एक और इंपॉर्टेंट बात, रेटिंग एजेंसी फिच ने नवंबर बीते महीने एंड में इस कंपनी की लॉन्ग टर्म इशूअर्स रेटिंग जो है अपग्रेड कर दी। तो एक और पुख्ता सबूत है इस कंपनी के इंप्रूविंग फाइनेंशियल्स के लिए। ये कंपनी जो है पूरे डिफरेंट टैंजेंट पे मूव कर रही है। रडार पर रखें इस कंपनी को। तो कॉस्मो फिल्म्स ये है वो जैकपॉट शेयर जो लॉन्ग टर्म में आपको बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकता है। और पहले भी हमने देखा है, साल 2 साल का अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये कॉल है, इंट्राडे के लिए ये कॉल नहीं है। अपने वित्तीय सलाहकार से बात करने के बाद ही कोई भी ट्रेड अगर आज आप लेना चाहते हैं तभी इसमें उतरें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन बेट। एक साल में देखिए 200% के आसपास के रिटर्न इस शेयर ने पहले ही दे चुके हैं। तो इस शेयर पर नजर होनी चाहिए। अच्छी तेजी आगे भी दिखा सकता है लंबी अवधि के लिए। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। 10% मजबूती के साथ IRB इंफ्रा खुलने की तैयारी में है। 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है। गौरव, ये बताइए, इतना ऊपर खुलता है तो क्या ट्रेड होगा आपका? मेरे हिसाब से आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ से अगर आप ट्रेड लॉन्ग करते हैं, मेरे हिसाब से उतने रिस्क और फेवरेबल नहीं होगा। अगर वो करना भी है तो आप एक 270 280 कॉल ऑप्शन वगैरह में आप कर सकते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है काफी बार जो देखा गया है वो 265 270 जोन है। तो मेरे हिसाब से वहीं के अगर आसपास आ रहा है तो बाइंग की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन अगर यहाँ से सस्टेन कर रहा है तो आप एक बार 280 वाले कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। वो आपके लिए ज्यादा मुनासिब होगा। कॉल ऑप्शन खरीद कर ट्रेड करें, क्योंकि इतने गैप से खुलने के बाद शायद आपके लिए मौके ना बचे तेजी करने के। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो प्री ओपनिंग सेशन में मजबूत दिख रहे हैं, मोल्टेक ये स्टॉक है जो 10% मजबूत दिख रहा है। इसके लिए मैं कुछ खबर पढ़ रहा था। मोल्टेक आज बोर्ड बैठे के स्टॉक स्प्लिट पर विचार करने के लिए। उससे पहले स्टॉक काफी तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। कॉर्ड्स केबल एक और स्टॉक है, CORDS कॉर्ड्स केबल, यहां पर 7% के आसपास की मजबूती होती दिख रही है। कुछ शेयर्स इशू किए गए, 15 लाख शेयर यहां पर कुछ प्रमोटर्स के अलावा दूसरे इन्वेस्टर्स को। उस खबर के बाद स्टॉक में तेजी बनती हुई दिख रही है। भारतीय शिपयार्ड पर रखिए नजर, 5% के आसपास की मजबूती यहां पर भी है। 7 जनवरी को बोर्ड बैठक होगी और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स किया जाएगा वारंट का, और इस खबर के बाद स्टॉक में 5% की मजबूती यहां पर बनती हुई दिख रही है। जैकॉब 2.5% मजबूत है ही, जिसकी हम बात सुबह से कर रहे थे कि जो मंजूरी मिली है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को, जो जैकॉब और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे शेयरों के लिए काफी बेहतर है। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का शेयर भी देख लेते हैं, क्या इस खबर के बाद मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। जी हां, लगभग 2% के आसपास की तेजी वहां पर आपको नजर आएगी। प्री ओपनिंग सेशन सेटल होता हुआ दिख रहा है। 44 अंक नीचे सेंसेक्स है, लेकिन निफ्टी ज्यादा सही और रियलिस्टिक लेवल दिखा रहा है, जो कि 0.5% नीचे है। 38 पॉइंट के आसपास का नुकसान आपको निफ्टी में नजर आएगा। 7,925 के आसपास के लेवल्स इस वक्त निफ्टी में दिखेंगे। इन लेवल के आसपास अगर शुरुआत हो गौरव निफ्टी पर, तो फिर क्या ट्रेड लेना चाहिए? मैं ये कहूँगा, अगर किसी को ट्रेड करना ही है, ये काफी लुक्रेटिव लेवल्स नहीं है, अगर करना ही है ट्रेड तो 7.25 के अगर आ रहा है तो आप 7.50 के स्टॉप लॉस रखिए। आपके टारगेट्स वही होंगे, 7.850 वही रहेंगे। जब तक ये 7.80 8,000 सस्टेन नहीं करेगा, निफ्टी में वीकनेस बरकरार रहेगी। ओके, तो निफ्टी में ये राय दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स को, खासतौर पर आज PSU बैंक को किस तरह से अप्रोच करेंगे आप? PNB जैसे शेयरों ने गौरव काफी खराब प्रदर्शन दिखाया है बीते कुछ दिनों में, महीनों में, और पिछला साल तो बेहद कमजोरी भरा रहा था PSU बैंक के लिए। साल की शुरुआत में क्या बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं, आपको लगता है और गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, PNB में मैं काफी नेगेटिव हूँ। शॉर्ट वगैरह काफी बने हैं, रोल्स भी हुए हैं, शॉर्ट रोल्स वगैरह हुए हैं। मेरा मानना है कि पॉसिबिलिटी है, जैन सीरीज में नहीं, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में शायद ये डबल डिजिट में आ जाए PNB। मेरा ये मानना है। मैं उसी हिसाब से स्टॉक को प्ले भी करना चाहूंगा। हमारे क्लाइंट्स को हमने जो सलाह दी है वो है कि 110 का पुट ऑप्शन बाय कीजिए, आपको ₹2 के आसपास वगैरह है। मुझे लग रहा है ये भी इन द मनी, डीप इन द मनी हो जाएगा जैन सीरीज में ही। तो नेगेटिव है। SBI है वो थोड़ा क्रूशियल लेवल्स पे है, 220 225 का जो लेवल है काफी क्रूशियल है। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसके नीचे जाएगा तो मेरे हिसाब से 200 तक के भी लेवल्स एक बार तोड़ भी सकता
टर्न लेवल्स वगैरह को। तो PSU बैंक्स थोड़े वीक है, चाहे वो कैनरा बैंक हो, यूनियन बैंक हो, SBI हो। बैंक ऑफ बड़ा थोड़ा बहुत रिलेटिवली बेटर है, थोड़ा बहुत रिलेटिवली बेटर है मैं ये कहूंगा सिर्फ। लेकिन PNB है जो काफी एक डेंजरस मैं कहूंगा डेटा वाला दिखा रहा है, और मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि एक बार ये 2 डिजिट्स में आ सकता है। कोल इंडिया के स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं विजय चोपड़ा साहब आपसे, क्योंकि जो दिसंबर महीने के प्रोडक्शन के आंकड़े आए वो तो उम्मीद के मुताबिक टारगेट हासिल करते हुए नजर आए, लेकिन अप्रैल से दिसंबर 9 महीने का अगर फिगर लें तो वो जो टारगेट है उससे काफी कम है, और 550 MT का पूरा साल भर का जो टारगेट है अब मुश्किल लगता है कि वो हासिल कर पाएंगे। उसके सामने ऑफर फॉर सेल की एक तलवार भी लटकी हुई है। क्या करना चाहिए कोल इंडिया के शेयर में, आपकी क्या राय है? कि अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो पॉसिबली ये स्टॉक ऑसिलेट करेगा बिटवीन 300 के बीच में और 350 के बीच में, मगर लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूं बहुत कैश रिच कंपनी है, बुक्स बहुत स्ट्रांग है, और नो डाउट एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन रहता है। जैसे आपने कहा कि OFS की तलवार हमेशा लटकती रहती है, इस पर गवर्नमेंट मोनेटाइज करने चाहती है इसके एसेट्स को, तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है इस स्टॉक में। मगर आई थिंक दैट इट्स अ ग्रेट कंपनी टू हैव इन द पोर्टफोलियो, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं मुझे लगता है कि 400 450 का सर भी इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, और पास्ट में ये टच करता भी रहा है इन लेवल्स को। बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी सी नरमी देखने को मिले स्टॉक में, अनिल जी। तो चलिए, शॉर्ट टर्म में नरमी, लॉन्ग टर्म में खरीदारी, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में फिर शॉर्ट करने का मौका है? गौरव, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा यही मानना है कि इसमें ये सेलन राइज कैंडिडेट ही है। ये लेवल्स पे प्रॉब्ली शायद नहीं शॉर्ट की सलाह दूंगा मैं, लेकिन हाँ अगर थोड़ा ऊपर आ रहा है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 345 के अराउंड का है, तो मैं यही सलाह दूंगा अगर ये 338 340 तक आ रहा है तो 345 348 का स्टॉप लॉस रखिए, और फिर आप इसमें 325 से 320 की लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। फ्रेश बाई 348 के ऊपर ही कीजिए, उसके पहले मेरे हिसाब से काफी एक रिस्की ट्रेड होगा बाय करना। उसके ऊपर होगा तो आपको एक 5% 8% 10% भी बहुत छोटी अवधि में आपको मिल सकता है अबाउट 348, तब तक आप इसमें सेलन राइज कैंडिडेट ही है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाने दीजिए फिर सेल कीजिए, फिर रिस्क बहुत फेवरेबल होंगे। ओके, तो ये राय इस वक्त यहाँ पर कोल इंडिया में उछाल में बिकवाली की जाए, ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और गिरावट में खरीदारी की जाए, ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से फंडामेंटल राय। चलिए, बाजारों के खुलने की तैयारी, और अब से कुछ सेकंड्स में आपके सामने आएगी रियलिस्टिक टिक्स। 45 अंक नीचे दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी 38 अंकों के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी में भी लगभग 0.5% का नुकसान, 17,000 के नीचे की ओपनिंग हो सकती है, ये संकेत आते दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन से। देखना है कि क्या इतनी ही गिरावट से हम संभल पाते हैं या गिरावट बढ़ेगी। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 40 अंक नीचे है निफ्टी, और सेंसेक्स 100 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। 7,920 के आसपास है सेंसेक्स निफ्टी, और सेंसेक्स 26,000 के बेहद करीब। अब 140 अंकों का नुकसान, 170 अंक नीचे हो चुका है सेंसेक्स, 178 अंकों का नुकसान है सेंसेक्स में। तो लगातार कमजोरी वाली टिक्स आती हुई दिख रही है। निफ्टी 7,900 के लेवल पर पहुंच चुका है 60 अंकों के नुकसान के साथ। कमजोरी पूरी तरह से आती दिख रही है मेटल शेयरों की तरफ से। वेदांता, टाटा स्टील कमजोर शेयर हैं। ऑटो शेयरों में भी गिरावट का रुझान है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे शेयरों पर नुकसान दिख रहा है, लेकिन दिग्गजों में इनके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स भी कमजोरी के साथ खुले हैं। टाटा स्टील कमजोर है। आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी में 1% से ज्यादा का नुकसान, ओएनजीसी 1% कमजोर। तो काफी सारे दिग्गज ऐसे हैं जो जबरदस्त कमजोरी के साथ खुले, लेकिन फिलहाल जो पहला आंकड़ा जिसकी हम बात कर रहे थे 7,900 का, वहां पर निफ्टी होल्ड होता हुआ दिखा है। 185 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में दिखेगा। 2-3 स्टॉक ही निफ्टी में मजबूत है, और उसमें जिक्र करने लायक है केन इंडिया, जिससे फायदा होगा क्रूड के बढ़े हुए दामों का, 1.25% मजबूत। आइए वायदा कारोबार की तरफ। आईआरबी इंफ्रा 7.5% की मजबूती के साथ टॉप गेनर। अशोक लेलैंड ने शानदार नतीजे पेश किए, 3% की मजबूती मंथली सेल्स नंबर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के लिए बड़ी फायदे की बात, 2% ऊपर ये स्टॉक खुलता हुआ दिख रहा है। जेएन इरिगेशन 2.25% मजबूत है। अच्छे आंकड़ों के दम पर आइशर मोटर्स और टीवीएस मोटर्स में भी हरे निशान के साथ कारोबार की शुरुआत। कॉनकोर अपनी तेजी को बढ़ाता हुआ 1% और ऊपर है। इंडिया सीमेंट 2% के नुकसान के साथ। जिंदाल स्टील एंड पावर में 2% का नुकसान। जेट एयरवेज आज फिसलता हुआ 1.5% नीचे, लेकिन बाजार स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त 7,900 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश होती दिख रही है निफ्टी की, लेकिन बैंक निफ्टी 16,900 के आसपास पहुंच चुका है 125 पॉइंट के नुकसान के साथ। मिड कैप इंडेक्स उतने बुरे नजर नहीं आ रहे हैं, मामूली से नुकसान के साथ 15 अंकों की कमजोरी यहां पर है। हेमंत, कहां नजर है आप? साफ तौर पर मुंबई के जो ट्रांस हार्बर लिंक को हरी झंडी मिली है सरकार की तरफ से, और ग्रीन नॉड मिला है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से। आप देखिए जैकॉप, ये आज का स्टार परफॉर्मर, 7% का बेहतरीन प्रदर्शन ये शेयर आपको दिखाएगा। और एफएनओ में देखिए तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये वो शेयर है
जो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। 2% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। सेंचुरी टेक्सटाइल, बॉम्बे डाइंग, वालचंद नगर, डीबी रियल्टी, HDIL, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो मुंबई में जिनके पास लैंड पार्सल्स हैं या फिर यहां पर कामकाज करती हैं। और आप देखिए ये पूरा का पूरा पैक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियों का मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओबरॉय रियल्टी जरूर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन बाकी कंपनियां अगर आप देखें तो वो आपको पॉजिटिव टिक्स के साथ ही ट्रेड होता हुआ। कमजोर बाजार में HDIL देखिए करीब 1.5-2% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जिन ऑटो कंपनियों ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, अशोक लेलैंड देखिए आप F&O में दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर है, 3% की तेजी। आइशर मोटर, रॉयल एनफील्ड की जो बिक्री 41% बढ़ी है उसका फायदा इनको मिला है। टीवीएस मोटर के नंबर अच्छे, 1% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और बजाज ऑटो ने कमजोर एक्सपोर्ट के नंबर्स पेश किए हैं, आप देखिए लाल निशान के साथ ये शेयर खुलता हुआ दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प के भी नंबर्स कमजोरी भरे, एस्कॉर्ट्स ने भी आप देखिए कमजोरी भरा प्रदर्शन ही दिखाया है। तो नंबर्स कमजोर थे तो लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। टाटा मोटर्स ने मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दिखाए हैं, लेकिन एक अच्छी रैली स्टॉक में देखी जा चुकी है। आप देखिए 1% की गिरावट के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। तो मोटा मोटी ऑटो नंबर्स के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और ट्रांस हार्बर वाली जो खबर है वो पूरी की पूरी मुंबई रियल एस्टेट पैक को मजबूत कर रही है। आज यहां पर नजर जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा जो स्टॉक का हमारा जैकपॉट शेयर, यहां पर कॉस्मो फिल्म्स लगभग 2.5 से 3% तक की मजबूती आपको नजर आएगी। मोल्टेक की हम बात कर रहे थे, आज ये स्टॉक स्प्लिट के लिए बोर्ड बैठक होने वाली है। स्टॉक में देखिए आप 7.5% की मजबूती है। इसके अलावा भारतीय शिपयार्ड 5% मजबूत है। यहां पर 7 तारीख को बोर्ड बैठक होगी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए। यहां तेजी बनती दिख रही श्री रेणुका शुगर, ये मेरी रडार पर आया, 4% की मजबूती इस स्टॉक पर शुरुआती कारोबार में देखने को मिल रही थी। ये थोड़ा एक्शन में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऑप्टो सर्किट, यहां पर क्रेस्टा फंड ने खरीदारी की है, स्टॉक में 2.5% के आसपास की मजबूती आपको नजर आएगी। स्टोन इंडिया, जहां ऑर्डर मिला है इन्हें लखनऊ मेट्रो का, एक छोटा ऑर्डर है लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में 5% की तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही है। ऑर्बिट कॉर्पोरेशन भारी भरकम डेट में 528 करोड़ का कर्ज है और यहां पर ये कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में सोचें और उसकी खबर के दम पर स्टॉक में आप देखिए लगभग 5% के आसपास की तेजी होती दिख रही है। इसके अलावा ऐसा शिपिंग एनालिस्ट स्टॉक पर नजर डालिए, देखिए आप 8-9% मजबूत है। एसआर ऑयल की सक्सेसफुल डीलिस्टिंग के बाद यहां पर कुछ ट्रेडर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। 8-9% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से अच्छा रनअप है। इस महीने देखिए आप एक बेहतरीन रैली स्टॉक में देखी जा चुकी है। इसके अलावा जीएम ब्रूवरीज, जिसका सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ, हमने देखा था पिछले सेशन में भी अच्छी रैली बनी थी और आज देखिए 11% की मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और इसी पर राय लेना चाहूंगा विजय जी आपकी। लास्ट ईयर 750% का शानदार दौड़ लगाई थी स्टॉक ने। हालांकि काफी समय तो सर्किट टू सर्किट ही चला, तो मौका तो मिला नहीं लोगों को। अब सर्किट खुला है तो क्या करना चाहिए जिनके पास शेयर है? मौका है बेचने का या आपको लगता है मौका है खरीदने का? देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं काउंटर ओवरहीटेड हो रहा है और बेहतर होता है कई बार कि आप ऐसी सिचुएशंस में प्रॉफिट बुक करें। तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप प्रॉफिट बुक करें। और जो नई पोजीशंस लेना चाहते हैं मैं कहूंगा अभी फिलहाल काउंटर से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जब इतना मेजर रनअप होता है किसी भी स्टॉक में तो आगे बता पाना बहुत कठिन होता है कि कितनी और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो नो डाउट स्टुपेंडस रन इन दिस काउंटर, बट मैं यही कहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग करते रहें टाइम टू टाइम। ओके गौरव, जेट एयरवेज पर आपसे राय लेना चाहता हूं। हालांकि वायदा कारोबार में नए ही खिलाड़ी शामिल हुआ है, लेकिन आज सुबह सुबह देखिए स्टॉक 1.5% कमजोर है वायदा कारोबार में और ओपन इंटरेस्ट में 2.5-3% की बढ़त, लगभग 65,000 शेयर नए जुड़े। इसका मतलब साफ है कि कुछ मंदी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। अब क्रूड के दामों में उछाल के सामने लोग यहां पर शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं जेट एयरवेज को। ये बताइए वायदा कारोबार के कारोबारियों के लिए क्या ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है? देखिए काफी ज्यादा इसमें पोजीशन ज्यादा बनी हुई है तो बोलना डिफिकल्ट है ये 2% पे रुकेगा या 10% पे रुकेगा। मेरा मानना है इसमें जो अच्छा लुक्रेटिव प्ले रहेगा वो है आप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस वाला ले सकते हैं जेट एयरवेज में। वो आपको थोड़ा मेरे हिसाब से बेहतर देंगे, फिर रिस्क रिवॉर्ड भी काफी कम होगी। अगर यहाँ से 5% भी भाग जाएगा तो आपका जो लॉस पोटेंशियल है वो आपको एक बार फिर भी लिमिटेड रहेगा अगर आप ऑप्शन वगैरह में अगर बाय वगैरह करते हैं पुट ऑप्शन वगैरह में। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा आपके लिए बेहतर होगा। जैसे मैं देख रहा हूँ 700 का पुट ऑप्शन वगैरह है
13 रुपए के करीब मिल रहा है, तो अगर यहाँ से 3-4% भी गिर रहा है तो आपको अच्छा एक रिटर्न मिल सकता है। तो आप ये पुट ऑप्शन में लीजिए, मेरे सबसे काफी अच्छा ट्रेड हो सकता है पुट ऑप्शन बाय करना। टेलीकॉम कंपनी आज काफी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रही हैं। ध्यान रखिए 6 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट डेट है जब कॉल ड्रॉप के ऊपर सुनवाई होगी कोर्ट में, लेकिन आज आप देखिए 2% नीचे है आइडिया और भारती का स्टॉक भी 1.5% कमजोरी के साथ खुला। इसके अलावा मेटल शेयरों में आप देखिए हिंडाल्को, वेदांता, ये कमोडिटी पैक काफी कमजोर है। बैंक ने काफी कमजोर प्रदर्शन दिखाया आज। एक्सिस बैंक देखिए, आईसीआईसीआई बैंक देखिए 1.5 से 2% की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है जैन इरिगेशन का शेयर 2% मजबूत है ये काउंटर। और हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में भी इसने एक अच्छी रनअप दिखाया था। जैन इरिगेशन डीवीआर। विजय, कैसे ट्रेड करेंगे इसे आप? आज के लिए दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वित्त मंत्री जो प्री बजट मीटिंग कर रहे हैं उसमें उन्होंने शुरुआती एग्रीकल्चर के स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करने से की और इस बार माना यही जा रहा है कि एग्रीकल्चर के ऊपर एक बड़ा फोकस होगा सरकार का बजट पर। ड्रिप इरिगेशन में ये कंपनी कैसी लगती है आपको? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश की जो ओवरऑल जीडीपी का आंकड़ा है वहां पर पहले जहां पर एग्रीकल्चर का एक बहुत मेजर हिस्सा था वो ड्वेंडल करता जा रहा है, थोड़ा नीचे आता जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार का एक अच्छा कदम है कि एग्रीकल्चर पर दोबारा से फोकस लेके आया जाए, कुछ ऐसे बदलाव लाए जाए पूरे सिस्टम में जहां पर किसानों के लिए कुछ इंसेंटिव हो और जो बिचौलिए हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो। क्योंकि ये बात भी सच है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबको खाना मुहैया कराना भी एक चैलेंज है और फूड सिक्योरिटी नो डाउट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश में। तो नो डाउट अगर कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें आती हैं तो जैन इरिगेशन में हम तेजी देख सकते हैं और संभवतः यह स्टॉक आपको 85-90 के स्तर पे भी दिखे अगर कुछ अच्छे माइलस्टोन खबरें आती हैं तो। ओके, बढ़िया खबरों के दम पर यहाँ पर तेजी का मामला बन सकता है। जैन इरिगेशन में इन स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन होता हुआ दिखा, लेकिन इस बीच देखिए मिड कैप इंडेक्स पर नजर रखिए। इस कमजोर बाजार में मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में लौट चुका है। ये काफी बड़ी बात है क्योंकि लगभग 1/4% के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली। तो ब्रॉडर मार्केट का मूड और माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त है। पिछले हफ्ते की शानदार तेजी के बाद अब भी ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल है और ये इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि पिछले 2-3 सेशन से देखिए आप घरेलू फंड्स की तरफ से उतनी दमदार खरीदारी के आंकड़े नहीं है, मामूली बिकवाली के आंकड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर बाजार ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी के मौके ढूंढ रहा है, छोटे शेयरों में खरीदारी के मौके ढूंढ रहा है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप देखिए 635 शेयर इस वक्त कमजोर है और 655 शेयर, माफ कीजिएगा 655 शेयर कमजोर है और 635 शेयर मजबूत है। तो बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद लगभग बराबर है एनएससी पर, जबकि बीएससी पर आप देखेंगे तो बढ़ने वाले शेयर ज्यादा है। 700 शेयर मजबूत है बीएससी पर और महज 500 शेयरों में नुकसान है। तो उससे अंदाजा लगेगा कि कमजोरी है लेकिन पैनिक नहीं है इस वक्त बाजार में। एक उस लिहाज से क्या कहीं कॉन्ट्रा कॉल लेकर खरीदारी करनी चाहिए आज के लो का स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी पर गौरव, या फिर उछाल का इंतजार करें बिकवाली करने के लिए, और यदि हाँ तो फिर किन लेवल्स पर आप ट्रेड लेंगे? देखिए अभी फिलहाल मेरे सबसे 7,900 का अगर किसी को टेक्निकल सपोर्ट वगैरह चाहिए तो वो 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस से आप बाई कर सकते हैं, लेकिन जो सेटअप है ओवरऑल वो मेरे सबसे सेल ऑन राइज का ही है। यहाँ से अगर आपको 30-40 पॉइंट्स के लिए अगर खेलना है तो आप 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 30-35 रुपए का टारगेट अगर चाहिए तो आप वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो ट्रेंड की अगर बात की जाए या एक मीनिंगफुल मूव की बात की जाए, वो मेरे सबसे 8,000 के ऊपर ही है। और ये मैं बार बार इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि काफी क्रूशियल, काफी अहमियत वाला लेवल है ये। अगर ये लेवल सस्टेन कर रहे हैं तो आपको फिर 8350 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये उतना क्रूशियल लेवल है और मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा नीचे मंदी नहीं देख रहा हूँ। 750 इज जस्ट 100 पॉइंट्स फ्रॉम हियर या 80 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, ज्यादा नहीं है यहाँ से। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा वेट करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन किसी को अगर ट्रेड करना है इंट्राडे या बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आप 7900 स्पॉट में ट्रेड कर सकते हैं। 15 रुपीज का स्टॉप लॉस है और 7950 तक आपको लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। विजय, आप देखिए सुज़लॉन शुक्रवार को भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, 2-2.5% मजबूत था ये शेयर और आज भी देखिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है इसने। डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2.25% की मजबूती और इसका जो ओपन ऑफर है वो खुला हुआ है। प्रमोटर्स ने जो दिया था 28 दिसंबर को खुला था और इस शुक्रवार को 8 जनवरी को वो ऑफर क्लोज होगा। हालांकि ऑफर 26% के लिए था 18 रुपए पर, लेकिन आप देखिए लगातार ये शेयर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे इसे आप, क्या राय रखते हैं? मुझे लगता है कि नो डाउट थोड़ा सा फंडामेंटली काफी बदलाव आया है इस
स्टॉक में, इस कंपनी में जब से मैनेजमेंट नई मैनेजमेंट इन्फ्यूज हुई है, जो सन फार्मा ग्रुप ने इसमें हिस्सेदारी ली है, तो उसके चलते हुए मैं थोड़ा सा बुलिश हुआ हूँ इस काउंटर में। हालांकि पहले मैं काफी ज्यादा स्केप्टिक था इसके कर्जे को लेके और किस तरीके से कंपनी समस्याएं उससे बाहर निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी। तो हो सकता है कि ये जो करंट मूव है ये स्टॉक को करीब 25 और 26 तक भी लेके जाए। तो रिस्की प्लेयर, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, वो जरूर इसमें पोजीशन ले सकते हैं, मगर फंडामेंटली स्पीकिंग अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़े चिंताएं हैं कंपनी में। मगर यस, रिस्की प्लेयर्स जो हैं, थोड़ा जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं, वो स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। 25-26 तक हो सकता है ये चला जाए। मेटल्स में कोई स्टॉक है गौरव जो शॉर्ट करना चाहिए, या फिर आज चूंकि कमजोर खुले हैं हिंडाल्को, वेदांता, टिस्को जैसे शेयर तो गिरावट में खरीदेंगे आप, क्या रणनीति है? जी, बाय ऑन डिप्स का ही कहूंगा मैं, चाहे वो हिंडाल्को थोड़े ऊपरी लेवल से बाय करूंगा। बाय अबाव 85 जो कहें वैसे आप कर सकते हैं। फिर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा 83 वगैरह और 92 तक आप लेवल्स की उम्मीद कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टिल अच्छे हैं मेरे हिसाब से। जो करंट लेवल्स वगैरह 1020, 1025 ये ठीक है। यहाँ से थोड़ा और डिप होगा तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैं सलाह ये दूंगा, जेएसडब्ल्यू स्टिल में बाय कर सकते हैं। 980, 990 का स्टॉप लॉस रखिए। 1100 के आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मेरा मानना है कि काफी अच्छा एक सेटअप है जेएसडब्ल्यू स्टील का भी, और नीचे आ रहा है काफी पॉजिटिव है, अच्छा एक एंट्री लेवल्स दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सबके रेडर पे जेएसडब्ल्यू स्टील जरूर होना चाहिए। हिंडाल्को ऊपरी लेवल से बाय कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में गौरव, एडीएजी शेयरों ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। आज के कमजोर बाजार में भी देखिए आर इंफ्रा मजबूत है, आर पावर में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन आर इंफ्रा क्या बेहतरीन प्रदर्शन हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में भी स्टॉक में देखने को मिला था। क्या लेवल्स लग रहे हैं अगला जो यहां पर आ सकते हैं? 600 के ऊपर तो निकल गया ये शेयर। जी, अभी देखा जाए तो जो लॉजिकल टारगेट्स आ रहे हैं वो 640 से 660 के बीच के आ रहे हैं। तो अगर ये लेवल सस्टेन कर रहा है तो आप ऑप्शन में कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भाग चुका है स्टॉक। इसमें पोजीशंस वगैरह बनी है, लॉन्ग्स बने हैं, ऐसा नहीं कि लॉन्ग्स नहीं बने हैं, ईएलएस भी लॉन्ग्स बन रहे हैं। लेकिन जब प्राइस एक्शन साथ में होता है तो जो पॉसिबिलिटी होती है कभी भी अनवाइंड की, वो बढ़ जाती है। जब अनवाइंड होगा तो ये 1 या 2% के लिए अनवाइंडिंग नहीं होगी। अनवाइंडिंग आपको 5, 6, 7, 8% तक भी देखने मिल सकती है, जो रिजल्ट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन अगर आप लेंगे 640 वगैरह का, तो आपको एक अच्छा इसमें प्योर प्ले मिल सकता है। जब भी आपको दिखे कि स्टॉक काफी भाग चुका है लेकिन पोटेंशियल है कि यहाँ से और 5, 6, 8% भाग सकता है, तो ऑप्शन में कीजिए। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। ओके, ये राय है इस वक्त इन सारे स्टॉक्स पर। चलिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। शुक्रिया आपका विजय चोपड़ा साहब और साथी गौरव बिस्सा जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस बीच बाजार पर रखी नजर, 140 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा। सेंसेक्स में निफ्टी 45 अंक नीचे, लेकिन 7900 के लेवल को होल्ड करता हुआ दिखा। लेकिन मेरी नजर निफ्टी और सेंसेक्स के बाहर है, और वो है मिड कैप शेयरों में 1/4% से ज्यादा की मजबूती हो चुकी है। मिड कैप इंडेक्स को देखिए, अब 50 पॉइंट ऊपर है। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बेहतर हो गई है, 750 शेयर मजबूत है और 575 शेयरों में नुकसान। तो ब्रॉडर मार्केट में मूड पूरी तरह से बदलता हुआ दिख रहा है, और आज की कमजोरी में मिड कैप शेयरों में खरीदारी का माहौल यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन चलते हैं सीधे दिल्ली, और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहन और साथ ही दीपाली नंदा भी। और आज इवन ऑड फॉर्मूला जो दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से लागू किया है उसका असली परीक्षण है, क्योंकि आज से पूरी तरह से कामकाज हो रहा है। लोग ऑफिस जा रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त किस तरह के हालात है। रोहन, आप बताइए, दिल्ली में इस वक्त ट्रैफिक के ताजा हालात कैसे हैं? अब तक तो स्थिति काफी काबू में लग रही है, पहले से बेहतर दिख रही है आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। बसेस ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे चल रही है, और लक्ष्मी नगर जैसे स्थिति जगह पे जहां पे हमेशा भीड़ रहती है, यहां आज बहुत ज्यादा ऐसी कोई समस्या नहीं दिख रही है। अगर बसों की फ्रीक्वेंसी की बात करें, कुल मिला के 8000 के लगभग बसें दौड़ रही हैं आज दिल्ली में, इनमें की डीटीसी के अलावा प्राइवेट और क्लस्टर बसें भी शामिल है। मेट्रो में रश बढ़ गया है, अब लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, एक आध मेट्रो छोड़नी भी पड़ रही है। तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई थी शायद वो काफी नहीं दिख रही है। लोग, एक जो खास बात दिख रही है कि यहाँ पे लोग कारों में औसतन आप 1 या 2 लोग को देखते थे, आज ज्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं, यानी कि कार पूलिंग भी हो रही है। हाँ, जो सबसे बड़ी चिंता की विषय है वो है ऑटो वालों पर लगाम, क्योंकि ऑटो यहाँ जैसी जगहों पे भी ऑटो मीटर से चलने को तैयार नहीं है। अब कई सारे कंप्लेन हमारे पास भी अभी आए हैं कि लोग ऑटो वाले मीटर से नहीं चल रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि कई सारे जो
कुल मिला के ऑड इवन पे जब चालान कटे थे उसमें बड़ी संख्या ऑटो वालों की भी थी। तो अब उसके बावजूद अभी तक उस पर असर नहीं दिख रहा है। तो अगर इसको सफल करना होगा तो हमें कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा वालों पर भी लगाम कसनी होगी। लेकिन कुल मिला के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब तक ठीक ठाक दिख रहा है। बिल्कुल रोहन, ये दिक्कत पुरानी है। ऑटो वाले जो मीटर से नहीं चलते हैं दिल्ली में, सब लोग इसकी वजह से काफी परेशान रहते हैं और आज का दिन तो इम्पोर्टेंट भी है। दीपाली, क्या इसी तरह का एक्शन आप जहां खड़ी हैं वहां पर भी देखने को मिल रहा है? क्या लोग पूलिंग और कार पूलिंग के ऊपर अब ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? दिल्ली में पीक आवर्स की शुरुआत हो चुकी है और आईटीओ जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर भी अभी तक जो व्यवस्था है वो पूरे काबू में दिखाई दे रही है। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर है। और जहां तक जिस तरह से रोहन बता रहे थे कि डीटीसी की बसों की जो फ्लीट है, जो अतिरिक्त इजाफा किया जाना था, वो भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आईटीओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो निजी गाड़ियां हैं उनसे ज्यादा आपको यहाँ पर डीटीसी की बसें सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। और जहां तक कार पूलिंग की बात आपने पूछी तो कार पूलिंग जैसी जो ऑप्शंस है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो चालान है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने साफ तौर पर इस बात को मेंशन कर दिया था कि अगर जो दिल्ली वासी अगर ऑड और इवन के फॉर्मूले को नहीं अख्तियार करता है तो 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा। अभी फिलहाल आईटीओ के इस चौराहे पर ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। मैं दिखाना चाहूंगी जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर बोर्ड लेकर खड़े हुए हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए इस तरह की व्यवस्था को अपनाएं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पूरी कवायद की जा रही है वो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को कम करने के लिए ही की जा रही है। पीक आवर्स की शुरुआत हो चुकी है, लोग अपने दफ्तरों में जा रहे हैं और जैसे जैसे वक्त बीतेगा, क्योंकि आज असली टेस्ट है, दिन शाम ढलने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि दिल्ली सरकार अपने ऑड और इवन फॉर्मूले में कितनी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो ये ऑड इवन फॉर्मूले पर दिल्ली में आज के ट्रैफिक के ताजा हालात। शुक्रिया आप दोनों का ये अपडेट देने के लिए। आगे भी हम कार्यक्रम में आपसे अपडेट लेंगे कि किस तरह की सिचुएशन दिल्ली में रहती है। लेकिन फिलहाल बाजार की सिचुएशन थोड़ी सी कमजोरी की जरूर है, लेकिन नियंत्रण में, क्योंकि 26,000 के लेवल के आसपास सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 7,900 के आसपास टिका हुआ। लेकिन 2016 में बाजार के लिए आगे क्या संभावना है और 2015 से क्या बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद 2016 से करनी चाहिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएनबीसी आवाज के दर्शक को भी नए साल की शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ क्या नीलेश भाई आप ये कहेंगे, दो सेंटेंस जोड़कर कि 2016 में पैसे बनेंगे और ज्यादा बनेंगे? 2015 के कंपैरिजन में डेफिनेटली ज्यादा बनने की उम्मीदें हैं। 2015 का साल कुछ हद तक डिसअपॉइंटिंग रहा। इक्विटी मार्केट की शुरुआत धड़ाके से हुई, बट साल के अंत होते होते ब्रॉड इंडेक्स नेगेटिव हो गया। हमारे फंड ने इंडेक्स से अच्छा आउट परफॉर्मेंस किया, बट जब इंडेक्स ही नेगेटिव हो तो ऑब्वियसली फंड का आउट परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। फिक्स्ड इनकम में भी हमें उम्मीद थी कि रेट कट होगी और उस वजह से इन्वेस्टर्स को कैपिटल अप्रिशिएशन मिलेगा। पॉलिसी लेवल पे रेट कट हुई, बट वो मार्केट की यील्ड में ट्रांसफर नहीं हुई, तो फिक्स्ड इनकम का बेहतर रिटर्न भी कूपन इनकम से आया, ब्याज से आया, रादर देन कैपिटल अप्रिशिएशन से। तो 2015 में कुछ हद तक बेस बहुत छोटा बना, बहुत कम बना। उस वजह से लगता है कि 2016 का जो आने वाला साल है वो इन्वेस्टर्स को 2015 से तो बेहतर ही रिटर्न देना चाहिए। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये बताइए फिर क्या अर्निंग्स में भी थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, सुधार देखने को मिलेगा 2016 में? 2016 के पार्ट को हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला हिस्सा है जो जनवरी, फरवरी, मार्च का आएगा, दिसंबर क्वार्टर का आएगा। तो दिसंबर 2015 और मार्च 2016 क्वार्टर में, बिकॉज पिछले क्वार्टर खराब थे, उस समय अर्निंग्स ग्रोथ तकरीबन नेगेटिव आई थी, तो ऑप्टिकली ये नंबर अच्छा आता हुआ दिख सकता है। बट जो महत्वपूर्ण चीज है, सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2016, जून 2016 और सितंबर 2016 और दिसंबर 2016 के रिजल्ट्स, जहां पे हमें इकोनॉमी की एक्चुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ब्याज के दरों में जो कटौती हो रही है वो बोरोवर्स के हाथ में दिखेगी। गवर्नमेंट जो कैपिटल स्पेंडिंग कर रही है उसकी एक गर्मी इकोनॉमी में दिखेगी।
एक्सपोर्ट्स में एक जो रुकावट आई है उसकी वजह से अब जो रुपये थोड़ी थोड़ी डिप्रिशिएट हो रही है तो उसमें एक फायदा मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो रूरल इकोनॉमी पिछले 2 सालों के कमजोर मानसून की वजह से थोड़ी बैकफुट पे चल रही है, वो होपफुली आने वाला मानसून अच्छा रहेगा तो वो भी एक फॉर्म में आ जाएगी। तो ये सारी चीजें रियल अर्निंग्स ग्रोथ सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2016 में दिखाएंगी और फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2016 हमें ऑप्टिकली एक अर्निंग्स ग्रोथ रिबाउंड होता हुआ दिखाएगी। लेकिन नीलेश भाई, जो 2015 की हमने शुरुआत दमदार की, नए हाइज बने सेंसेक्स निफ्टी में, लेकिन सेकंड हाफ में जो दिक्कतें हुई वो दुनिया भर के बाजारों की वजह से हुई है। चीन में ग्रोथ को लेकर चिंताएं, दुनिया भर में ग्रोथ को लेकर चिंताएं, फिर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का जो खतरा था उसके चलते हुए हम तेजी कर नहीं पाए, सारे के सारे गेंस गंवा दिए। क्या 2016 उस लिहाज से ग्लोबल मार्केट्स में चिंताएं कम करने वाला होगा और क्या वहां से सहारा मिलेगा और फिर एफआई जो सेकंड हाफ में पैसा निकालते हुए दिखे थे भारतीय बाजारों से, क्या फिर से लौटेंगे? अनिल भाई, जो ग्लोबल इवेंट है वो हमारी मार्केट को इम्पैक्ट तो करते ही रहेंगे। जैसे यूएस फेड रेट है, अब उनकी हाइक अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली अपनी मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। बट अधिकतर उन्होंने जिस तरह से गाइडेंस दिया है कि हमारी रेट हाइक कैलिब्रेटेड रहेगी, ग्रेजुअल रहेगी, तो मोटा मोटा मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया है। जो 2 चीजें हमने डिस्काउंट अभी तक नहीं की है, एक यह है कि आज की तारीख में हमारे कई पीयर्स जो है, जैसे रशिया हुआ, ब्राजील हुआ, टर्की हुआ, इनकी करेंसी डॉलर टर्म्स में 30 से 50% गिरी है और उस वजह से उनकी मार्केट बहुत सस्ती हो गई है। पूरे रशिया की मार्केट कैप आज भारत की सर्वाधिक मार्केट कैप कंपनी टीसीएस के 6 गुना है। तो कुछ हद तक डॉलर टर्म्स में ये इकोनॉमीज चीपर हो गई है, ये कंट्रीज की मार्केट कैप चीपर हो गई है और उस वजह से हो सकता है कि लोगों का फ्लो उस तरफ जाए रादर देन इंडिया की तरफ। सो हमें इस चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है वो चाइनीज इकोनॉमी की है। काफी हद तक लास्ट ईयर हमने देखा है एक ट्रेलर के रूप में कि जब चाइनीज मार्केट को ठंड लगती है तो हमें भी यहाँ पे जुकाम हो जाता है। अब आने वाले साल में चाइना किस तरह से बिहेव करेगा, क्या वो अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए बाकी कंट्रीज में डंपिंग करेगा, क्या वो अपनी इकोनॉमीज को संभालने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसी टेक्निक करेगा। सो चाइना एक ऐसा नारियल है जिसके अंदर कितना पानी है वो हमें मालूम नहीं है। सो चाइना और ये इमर्जिंग मार्केट फ्लोस, ये दोनों के ऊपर हमें ध्यान रखना होगा और उनकी एक इम्पैक्ट भारतीय मार्केट के ऊपर आ सकती है। जो एफआईआई फ्लो के लिए आपने बताया तो वहां पे 3 ब्राइट स्पॉट हैं। 2015 में इंडिया डेडिकेटेड ईटीएफ और इंडिया डेडिकेटेड फंड में पैसा आया था। प्राइमरी मार्केट में भी एफआईआई ने पैसा लगाया था, सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में एफआईआई ने रिडम्पशन किया था। सो अगर यही ट्रेंड आगे चलता रहा तो होपफुली 2016 में एफआईआई फ्लो 2015 से ज्यादा होना चाहिए। सर ये बताइए, चाइना की तो बात हमने करी, लेकिन सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट इकोनॉमीज, इससे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कच्चे तेल में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके चलते थोड़े बहुत टेंशन्स वहां पर भी हो रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये भी एक खतरे की बात है। क्या चिंता करने की बात है? अब बात ज्यादा हो रही है इसके ऊपर, इतनी दिक्कत की बात नहीं है जितनी चाइना बड़ी दिक्कत है। सो ऑयल के लिए एक प्लान है और एक प्लान बी है। प्लान भी ये है कि भारतीय सरकार ने जैसे जैसे ऑयल प्राइस गिरे हैं तो उसका पूरा बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास नहीं किया है। उन्होंने जिस तरह से रिटेल लेवल के प्राइस के ऊपर कटौती की है वो ऑयल प्राइस के गिरने के हिसाब से और ऑयल प्राइस की कटौती के सामने बहुत कम है। तो अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर आ भी जाते हैं तो रिटेल लेवल पे भाव में इंक्रीज होने की उम्मीदें कम है, उस वजह से हमारी महंगाई के दरों के ऊपर कंट्रोल रहेगा। जो प्लान ए है वो ये है कि आज की तारीख में सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू ईरान, इराक, रशिया, ये नए सोर्सेस ऐड हो रहे हैं और वो सऊदी के बराबर ही अपनी ऑयल प्रोडक्शन चालू रख रहे हैं। सेकंड चीज है कि जो ग्लोबल रिकवरी की
वहां पे एक तो चाइना स्लोडाउन की वजह से ऑयल डिमांड में थोड़ी कमी होती हुई दिख रही है, दूसरा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस आने की वजह से भी ऑयल की डिमांड के ऊपर कमी लग रही है। तो ये सारी चीजें मिला के डिमांड सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल मार्केट में कोई बहुत बड़ा शॉक लाए ऐसा नहीं लगता है। जो दूसरी चीज हमें समझ में नहीं आ रही है वो जियोपॉलिटिकल रिस्क है। जिस तरह से अरब स्प्रिंग की वजह से मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज हिल गए, उसी तरह से क्या बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी इम्पैक्ट आ सकती है, वो फोरकास्ट करना ना बहुत ही मुश्किल है। सो हमें लगता है कि ऑयल प्राइस में अगर स्पाइक आएगी तो वो जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से आएगी, और उसके लिए गवर्नमेंट के पास प्लान भी है कि उन्होंने रिटेल ऑयल प्राइस के ऊपर उतनी कटौती नहीं की है जितनी उन्होंने ऑयल प्राइस में देखी है। लेकिन नीलेश भाई, अगर मैं आपसे पूछूं फिर 2016 में निवेश के लिहाज से कौन सी थीम्स या कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए निवेशकों को? निवेशकों को 2016 के लिए 2-3 थीम के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। बट एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा 2015 के बारे में, कि ये स्टॉक स्पेसिफिक ईयर था, ना कि सेक्टर स्पेसिफिक। हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में देखा कि अगर आप पीएसयू बैंक में निवेश किए थे तो बहुत नुकसान हुआ, अगर आप कॉर्पोरेट फोकस्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में निवेश किए तब भी नुकसान हुआ। सिर्फ रिटेल फोकस्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने ही रिटर्न दिया है। तो सेक्टर तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज था, बट उसके अंदर 3 अलग अलग क्षेत्र ने अलग अलग रिटर्न दिए। सो सब्जेक्ट टू दैट केवियट कि 2016 भी स्टॉक स्पेसिफिक ईयर रहेगा, कुछ थीम जो देखने जैसी है, जो एक थीम है कि आज की तारीख में गवर्नमेंट जिस क्षेत्र में स्पेंडिंग कर रही है, जैसे रोड हुआ, रेलवे हुआ, डिफेंस हुआ, माइनिंग हुआ, उस क्षेत्र की नॉन लिवरेज कंपनीज उसके स्टॉक्स में तेजी आई है, बट फिर भी 2016 में वो अच्छा रिटर्न दे ऐसा लगता है। दूसरी चीज है रूरल इकोनॉमी के रिलेटेड। पिछले 2 सालों से मॉनसून कमजोर रहा है और उस वजह से रूरल इकोनॉमी रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसमें काफी गिरावट आई है। अब हमने कभी 3 कंसेक्यूटिव बिलो एवरेज मॉनसून नहीं देखे हैं, सो उम्मीद ये है कि 2016 का मॉनसून अच्छा होगा और उस वजह से ये जो रूरल क्षेत्र की कंपनीज हैं उनको फायदा हो सकता है। तो ये कुछ हद तक आपको फॉलिंग नाइफ जैसा कॉल लेना है कि हम मानते हैं कि 2016 का मॉनसून अच्छा होगा और इस वजह से ये स्टॉक्स जो इस वक्त गिरे हुए हैं उसमें निवेश करना चाहिए। तीसरी जो चीज है वो अर्बन कंजम्पशन रिलेटेड है। 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स के हाथ में रखेगी। यही पैसा फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हाथ में भी आएगा। तो जो अर्बन कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हुआ, जैसे कि कंज्यूमर व्हाइट गुड्स हुआ, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस हुआ, ये सारी चीजों में हमें लगता है कि 2016 में अच्छे रिटर्न बनने की उम्मीदें हैं। चलिए, बस शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आने के लिए और अगले साल का आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू। और अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में अजय बग्गा साहब भी जुड़ चुके हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बग्गा साहब, स्वागत है आपका और विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के लिए। और आज अच्छा दिन है कि आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं नए साल की। क्या लग रहा है, पूरा साल कैसा रह सकता है? पिछले साल से बेटर होगा, ये फील तो आ रहा है वैसे? पिछले साल से बेटर रहेगा और ये टाइम है पैसा लगाने का मार्केट में। 9 महीने मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं अगर आप मार्च के उछाल से देखें, और ये तो चलता रहेगा। जियो पॉलिटिक्स पिछले साल देखिए, कभी ग्रीस हो जाता था, कभी चाइना, ये तो चलते रहेंगे। ये मौके हैं मार्केट में पैसा लगाने के। और हेमंत, किसने पैसा बनाया इस मार्केट में? जो 80 लाख भारतीय SIP हैं वही पैसा बनाते हैं, क्योंकि FIs देखे तो मार्केट ऊपर जाता है तो खरीद रहे होते हैं, नीचे जाता है तो बेच रहे होते हैं किन्हीं कारणवश। तो डोमेस्टिक्स ने पैसा बनाया। आज भी जैसे आप कह रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा तेजी है, जबकि लार्ज कैप में बिकवाली है जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल इश्यूज के कारण। चीन का मुद्दा रहेगा, मिडिल ईस्ट का मुद्दा रहेगा, वो कब नहीं रहा, पिछले 300 सालों में रहा है। तो ये सब रहेगा। आपको देखना है कि आपके स्टॉक कौन से हैं
और भारत तो एक गोल्डन स्पॉट में है कि अच्छा करेगा इकोनॉमी, तो पैसा लगाना है और मिस मत करिए अपॉर्चुनिटी, यही मैं कहूंगा। क्या बात है, बड़े कॉन्फिडेंस से आपने नया साल है अनिल जी, अभी तो कॉन्फिडेंस से ही ताल ठोक कर एकदम है कि पैसा लगाइए जरूर लगाइए। एसआईपी की आपने बात की, लेकिन फिर मेरा सवाल अलग है आपसे जी। एसआईपी वालों के लिए तो चलो ठीक है कि सही मौका है, एवरेज आउट हो रहे हैं सब, लेकिन जिन लोगों ने एंट्री नहीं की है, एसआईपी छोड़ दे, जिनके पास पैसा पड़ा है, क्या उनके लिए फिर एक मुश्त पैसा लगाने का मौका है मार्केट? और बहुत पैसा पड़ा, ये बहुत आपने अच्छा एक निकाला पर्सपेक्टिव अनिल जी। 75,000 करोड़ लगे 2 आईपीओ में, और कोई टैक्स फ्री बॉन्ड आप लाते हैं 1 घंटे के अंदर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। पैसा बतेरा है भारत में, इक्विटी में आ नहीं रहा है। तो यही है कि सरकार अगर थोड़े कदम उठाए या फिर निवेशक, आपने जो है ना टैक्स फ्री बॉन्ड की बात की, उसी पे एक सवाल लेता हूँ फिर आपसे। जो 7.5-7% में टैक्स फ्री बॉन्ड में पैसा लगा रहा है, 1 साल से ज्यादा इक्विटी भी टैक्स फ्री है जी, तो फिर क्या 1 साल में 2016 में 1 साल के व्यू से अगर पैसा लगाए तो क्या टैक्स फ्री बॉन्ड से ज्यादा पैसा नहीं बनेगा सेंसेक्स निफ्टी में? बिल्कुल बनेगा। 2%, 2.5% तो आपकी डिविडेंड यील्ड है, तो 5% आपको बनाना है उसके मुकाबले। 5% तो जक मार के भी बनेगा इस मार्केट में, कितना भी आप बुरा प्रदर्शन रख लीजिए। इतना खराब प्रदर्शन रहा है 2015, और बॉटम्स कब बनते हैं अनिल जी? जब बिल्कुल ही बदहाली हो, डिसअपॉइंटमेंट हो। अभी क्या थोड़ा सा कुछ होता है, चाइना का 48.2 से 48.3 पीएमआई आ जाता है, और लोग कहते हैं जी चाइना गड़बड़ा रहा है, ये कर रहा है। इतना बड़ा स्टिमुलस चाइना लगा के बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होने वाला है कि चाइनीज इकोनॉमी डूब जाएगी या, और जितना कमोडिटी कम जाता है उतना ही अच्छा हमारे लिए रहता है, वो हम भूल जाते हैं। जैसे नीलेश भी कह रहे थे, अगर आप देखिए $115 से $40 जब आई है तेल की कीमत, उसमें से 70% सरकार ने जेब में रखा है, सिर्फ 30% पास हुआ है कंज्यूमर को, जो अच्छी बात है। एक तो उससे आप सोलार वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप तेल बिल्कुल गिरा देते रिन्यूएबल में आपकी आती नहीं इन्वेस्टमेंट। दूसरा, सरकार के जेब में बहुत पैसा है, अगर तेल की कीमत बढ़ती भी है ऊपर ऑन द वे अप, 70% तक आप होल्ड कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को काबू में कर सकते हैं। और तीसरी बात रही नतीजों की, नतीजे इतने खराब रहे। 2015 में सब एक्सपेक्टेशन हाई थे, हम बेरिश थे, आप कहते थे फर्स्ट क्वार्टर में, और मार्च तक मैं कह रहा था यही प्राइसेस सितंबर में मिलेंगे, वो मैं गलत रहा, उससे कम प्राइसेस ही मिले और मार्केट उछला नहीं। ये हो जाता है, कभी कभी मार्केट ऊपर नीचे होगा, बट अब ये लग रहा है कि क्योंकि बेस इफेक्ट इतना है और एक्सपेक्टेशंस लो है, मार्केट पार्टिसिपेशन लो है, ये अच्छा टाइम है और मार्केट अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए 2016 में। तो 2016 में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगा भारतीय बाजार, और आज भी देखिए कमजोरी देखने को मिली, लेकिन 7,900 के नीचे नहीं गया, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। करीब 100 पॉइंट की रिकवरी सेंसेक्स में देखी जा चुकी है। मिड कैप इंडेक्स मजबूती को और बढ़ाता हुआ, और आप देखिए वो स्टॉक्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, उसमें एक शेयर जो बार बार मेरे रडार पर आ रहा है वो है जैन इरिगेशन। अब आप देखिए 8% मजबूत है, इसके डीवीआर को भी लाने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर सरकार का काफी बड़ा फोकस रहने वाला है इस बजट में। अजय बग्गा साहब, हम ये मानकर चल रहे हैं, ये बताइए आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं क्या? और आज एक अहम बैठक भी होने वाली है, वित्त मंत्री मिलने वाले हैं एग्रीकल्चर के स्टेक होल्डर्स के साथ, जानने के लिए कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं बजट से। आप कैसे देख रहे हैं इसे? इसको थोड़ा सा मैं टेम्पर डाउन करूंगा हिम्मत, क्योंकि अगर आप जो आंकड़े देखें, 19 लाख करोड़ की भारतीय सरकार की बजट होती है और एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा पैसा नहीं है। अगर आप इरिगेशन भी देखें और 5,000 से 7,000 करोड़ लगा देंगे, कोई इतना फर्क पड़ने नहीं वाला। इतनी ह्यूज इकोनॉमी है और 70% लोग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे है, बट उसमें से 40% नॉन फार्म हो गया है। तो इतनी जल्द, और दूसरी बात है स्टेट के ऊपर निर्भर है, तो अच्छी स्टेट्स जल्दी करेंगी काम, बुरी स्टेट्स तो जितना भी पैसा आप दे दें वो यूटिलाइज ही नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें एक आपको डैम्पनर दूंगा, बट प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा। प्राइवेट कंजम्पशन क्यों बढ़ेगा? जो आपका OROP है या पे कमीशन है, वो 70% जो पॉपुलेशन है रिटायर होके वो गांवों में ही बैठे हैं, पेंशनर हो सरकार के या फिर सर्विस के, उन सब का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो अगर आपको ये रूरल गेम खेलना है, 2 व्हीलर के थ्रू खेलिए, सीमेंट के थ्रू खेलिए, अफोर्डेबल हाउसिंग और रिकवरी जब रूरल में आती है, तो
ये वो गरीबों में नहीं आएगी जो 300 मिलियन जिनके पास खाने को नहीं है, वो थोड़ा सा सरकार पीनट्स डालेगी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो कंजम्पशन क्लास है रूरल में, वहां आपको देखना है। तो मैं फिर से कहूंगा, टू व्हीलर खरीद के बैठिए, 6 महीने 8 महीने में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये सर मिड कैप शेयरों में क्या हो रहा है? शुक्रवार को 1% ऊपर बंद हुए थे, आज देखिए सेंसेक्स 100 अंक नीचे और मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर है। ये डोमेस्टिक है ज्यादातर जो पार्टिसिपेशन है, और डोमेस्टिक की पार्टिसिपेशन रहती है मिड कैप में जो उठाती है। ये लार्ज कैप में आप देखते हैं ETF बेस्ड, अभी यूरोप खुलेगा, US खुलेगा, हमें दिखता है इम्पैक्ट आते हुए US के फ्यूचर्स पे। 3 बजे तक ETF का सेलिंग आता है, वो एक ट्रेंड आ गया अनिल जी, लगभग एक ट्रेंड बन गया है कि ETF का बाइंग सेलिंग बास्केट बेस्ड आ जाता है। 1:30 बजे तक हम मूवमेंट देखते हैं शार्प। तो मिड कैप जो है वो डोमेस्टिक है, काफी प्योर प्ले डोमेस्टिक प्ले आता है। और डोमेस्टिक 2-3 दिनों से तो डेटा इतने मजबूत नहीं दिख रहे। डोमेस्टिक फंड की 150 करोड़ की बिकवाली है नेट, लेकिन उसके बावजूद ये बढ़ रहे हैं। ये HNI है, वो हम देख रहे हैं कि लोग लगा रहे हैं पैसा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इतना एक्सपेक्टेशन कम हो गया है मार्केट में, ये अच्छा टाइम है और पैसा है। IPO की तरफ से देखें या इसकी तरफ से देखें, टैक्स फ्री बॉन्ड्स। अब सरकार को क्या करना, मैं तो कहता हूं फिस्कल डेफिसिट भी घटाने का एक अच्छा तरीका है। NHAI, IRFC, इन सबको बहुत आप गैप ओपन कर दीजिए। 40,000 करोड़ क्यों टैक्स फ्री बॉन्ड कर रहे हैं आप? 2 लाख करोड़ करिए। जो डिसइन्वेस्टमेंट करना है वो टैक्स फ्री बॉन्ड से उठाइए। पूरा रेलवे का बजट आप टैक्स फ्री बॉन्ड से उठाइए। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी सलाह है जो वित्त मंत्री जी इस समय अगर सुन रहे होंगे या उनकी टीम उसको देख रही होगी तो जरूर इम्प्लीमेंट करेगी। सर, एक सेक्टर देखिए जो काफी अच्छा आज प्रदर्शन दिखा रहा है, वो है रियल एस्टेट पैक, मुंबई का रियल एस्टेट पैक। और हम सब लोग जो एक समस्या से हर रोज जूझते हैं वो है मुंबई की ट्रैफिक की समस्या, क्योंकि पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और अब नया जो ट्रांस हार्बर लिंक बनाने की बात करी जा रही है, जो मुंबई को और नवी मुंबई को जोड़ेगा, 22 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा सी लिंक। अब देखिए जैकॉब जैसे स्टॉक्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जिनके पास काफी प्रॉपर्टी है नवी मुंबई में, उनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। इस सेक्टर के ऊपर अब आपका क्या व्यू है? रिटेल निवेशक के लिए ये सेक्टर नहीं है, स्मार्ट मनी के लिए है। हेज फंड्स पैसा गवा के जाते हैं इन सेक्टर्स में, ये कहानियां बनती हैं। देखिए 10% की तेजी हो रही है, कॉशन का साइन है। आप कह रहे हैं कि जैकॉब में इतनी तेजी आज नहीं बनती, या फिर यूफोरिया ज्यादा है? ये यूफोरिया ज्यादा है क्योंकि हेमंत देखें, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, कितनी शोर मच गया था 2014 में, कितने कॉन्ट्रैक्ट आए, वो बहुत टाइम लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे आप देखें 5-7 साल का एक प्रोजेक्ट है, तो मार्केट बढ़ जाता है पहले। बट रिटेल निवेशक को थोड़ा, अगर आपको अच्छे, अब देखिए 21% मार्केट बैंकिंग है हमारा, तो आपको प्राइवेट बैंक, निजी क्षेत्र वाले जिनका के रिटेल लोन पोर्टफोलियो वो खरीदने हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खरीदिए। IT 20% है आपका मार्केट, IT कहीं नहीं जाने वाला। पिछले साल आप देखिए, वो कहते हैं फैंग, फेसबुक और ये मैं भूल गया क्या है, नेटफ्लिक्स और गूगल, अमेजन, ए फॉर अमेजन, एप्पल नहीं चला, तो फैंग चला है पिछले साल। 100% US मार्केट में दिया है। हमारे IT कहीं नहीं जाने वाले, अच्छा करेंगे, ये जागे नहीं है अभी, इतना कैश पड़ा है। आप 25 टॉप एप्स देखें जो चल रही हैं मोबाइल पे, उसमें से 15 इन लोगों के पास है, अमेजन, गूगल, एप्पल, फेसबुक के पास। वही हमारी कंपनीज को करना, डिजिटाइजेशन, क्लाउड, मोबाइल, ये सब करना, ये टर्न हो रहा है। पिछले हफ्ते में आपका ही देख रहा था, TCS ने कोई 7 लाख लोगों को ट्रेन किया है इसमें, मोबाइल और इस सब में। धीरे धीरे बड़ी शिप्स हैं, ये टर्न हो रही हैं। तो मैं बैंकिंग खरीदूंगा, IT खरीदूंगा, फार्मा अभी भी खरीदूंगा, कि भारत का जो कंजम्पशन है और भारत का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, रियल एस्टेट हमारा एडवांटेज नहीं है, और अधिकतर कंपनियां माइनॉरिटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट है, उसको रिटर्न नहीं देती हैं। ठीक बात है, तो पैसा वहां पर बनाना मुश्किल काम है, जहां बन सकता है वहीं पर दिमाग लगाएं। लेकिन एक और स्टॉक SKIVL इंफ्रा, जैकॉब और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के साथ साथ इस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि नवी मुंबई में SEZ का कारोबार करने वाली ये कंपनी है। तो इस कंपनी का स्टॉक भी काफी तेजी से उछलता हुआ दिख रहा है, 15% ऊपर इस वक्त आपको नजर आएगा। तो ये सारे स्टॉक्स इस खबर के दम पर तेजी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं कि ट्रांस हार्बर लिंक को मंजूरी मिल चुकी है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है इन कुछ शेयरों के लिए। और बाजार पर देखिए अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, वहां पर अच्छी तेजी है। वक्त है बग्गा साहब से विदा लेने का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये इस वक्त बाजार का हाल है। बिल्कुल, और आप देखिए थीम तो वही प्ले आउट हो रहा है आज। ट्रांस हार्बर लिंक वाला जैकॉब 15% ऊपर, आपने
XKL का नाम लिया, इसके अलावा IRB इंफ्रा जिसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है 10,000 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर में टनल लगाने के लिए, 7-7.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। सुजलॉन जिसका ओपन ऑफर 8 तारीख को बंद होगा, अब आप देखिए 4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और काफी सारे छोटे मझौली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, लैंको इंफ्रा, GVK पावर इंफ्रा और रियल एस्टेट कंपनी का दिन है, साफ तौर पर ऐसा ही लग रहा है। और पिछले कुछ मिनटों में ऑयल इंडिया और सेल जैसे शेयरों में भी बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे जो लेकर आएंगे आपके सवालों के जवाब, सौदा आपका में और कमोडिटी बाजार की ओपनिंग। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।